आज की इस क्लास। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है, करें कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौशाम्बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 3rd नंबर का है कि शून्य की खोज किसने की थी। शून्य का खोज किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उस समय उपयोग में लाए जाते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि कब्रों, यानी कि उस समय बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधि कब्रें मिला करती थी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है 5 नंबर करें कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऐसा कौन सा पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि न्यूमेटिक्स क्या है। न्यूमेटिक्स क्या है, तो इसकी बात करें तो ये सिक्के और धातुओं का अध्ययन होता है, यानी कि जो धातु और सिक्के के अध्ययन करते हैं उससे न्यूमेटिक्स कहा जाता है, न्यूमेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के लेखक की बात करते हैं। अगर आप सभी की एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो आप सभी की एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बुक और लेखक से जरूर पूछा जाएगा, या चाहे वो करंटली पूछ लिया जाए या आप सभी के प्राचीन से पूछ लिया जाए, लेकिन 1-2 प्रश्न आप सभी के लेखक और बुक से जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नारायण पंडित इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत मुनि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। और फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। एंड लास्ट में आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ताकि आप सभी के एग्जाम में क्या स्कोर रहने वाला है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत की बात करते हैं कि प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है
एंड स्टेइंग आगे वाले प्रश्न की बात करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे कि अंकुर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकुर वाट की बात करते कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंबोडिया में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे, यानी कि जो पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव हुआ करते थे, आपसी की बात करते सिंधु सभ्यता से प्राचीन उससे पीछे जो आदि मानव रहा करते थे, जो हमारे पूर्वज जो थे वो अपने मनोरंजन के क्या साधन को उपयोग करते थे। शिकार करते थे, जुआ खेलते थे, संगीत गाते थे या घुड़सवारी करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो शिकार करके अपने मनोरंजन करते थे, यानी कि शिकार करना ही उनका मनोरंजन का साधन था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चाल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, यानी कि किस पाषाण युग को, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि 100 प्रवासदत्ता के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मिलिंद पढ़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमोमेनन मनुष्य। क्रोमोमेनन मनुष्य ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, थोड़ा सा क्लास को फास्ट लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एंड टाइम बहुत कम है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है। किस खुदाई से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरिक मेडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। तो वो हो जाएगा आप सभी का ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सर्वप्रथम कौन अनाज को प्रयुक्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्र दमन के
ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्ण के नाम से दी पेरिस ऑफ दी इरिचियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरिका मेड़ू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रह करके दफनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भीमबेटका की बात करें तो गुफाओं के चित्रकला शैली के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। और पहली बार यहाँ पर आदि मानव ने जानवर का चित्र यहाँ पर चित्रकारी किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर कि मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भवभूति। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम समझा जाता है? तो क्रोमोमेनन मानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस हो जाएंगे। हेरोडोटस इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला की बात करते तो सिंधु और झेलम नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वह अंग्रेज कौन था जिसने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सोहगौर ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 30 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि थी? तो खरोष्टी लिपि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था? तो ये हो जाएगा आप सभी का मणिग्राम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ये 601 वर्ष हो जाएगा। 601 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 33 नंबर है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी धारणा हो जाएगी? तो कर्मवाद का सिद्धांत एक जैसा है। कर्मवाद का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 35 नंबर कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो 35 का हो जाएगा आप सभी का इनमें से सभी, यानी कि इस सभी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कौन सुमलित नहीं है, यानी कि 36 में ये देखना है कि आखिर कौन सुमलित नहीं है, कौन गलत है। तो हिंदू धर्म गीता हो जाएगा, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद और जैन धर्म बाइबिल। यानी कौन सा गलत है इसमें देखना है। तो जैन धर्म का बाइबिल नहीं होता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ये गलत है। 37 नंबर है कि निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्पूर मंजीर हर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त प्रयुक्त धातु आप सभी के हो जाएगा तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि तांबा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में वैद्य कौन थे। तो वैद्य की बात करते कि वैद्य कौन थे, तो एक गणतांत्रिक जनजाति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलित एज कहा जाता है। तो चालकोलित एज की बात करते हैं तो आपसी के ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है, पाषाण युग को कहा जाता है। इसके बात करें भात से हो जाएंगे। वेटिंग फॉर 1 मिनट एंड चेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर है। तो आप सभी के ये हो जाएगा आप सभी का संगम साहित्य मिलित पाढ़ो हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो आप सभी का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के अभिलेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का करें कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं। तो पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना की युग की बात करें तो गुप्त युग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो महमूद गजनवी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो ये हो जाएगा आप सभी का औरंगजेब ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदार कितने में खरीदी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1200 रुपया में सिर्फ खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक इन कर। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया और इस क्लास के अंदर जीएस के साथ साथ जीके का भी प्रश्न लिया गया जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। तो आइरिस हो जाएगा जिसे कि परितारिका भी कहा जाता है। आइरिस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचाई चढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब लोग ऊंचाई को चढ़ते हैं तो उनके वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायुमंडलीय दाब घटता है। क्या करने लगता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है दोस्तों वो क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है यानी कि घटने लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। यानी कि आंख में जब प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है तो उसको नियंत्रित कौन करके रखता है, उसको अच्छी तरीके से नियंत्रित कौन करता है। तो पुतली यानी कि नेत्र का तारा करता है। ठीक है ना, ठीक है, नेत्र का तारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आप सभी इस क्लास को एकदम एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आप सभी के लिए प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न है कि कौन ये यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन सी यंत्र है जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो हो जाएगा आप सभी की माइक्रोफोन
फोन हो जाएगा। आविष्कार एमिली बर्निल ने किया था, बर्लिनर ने जिसका आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ये कौन यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये भी प्रश्न आप सभी को लग रहा होगा, अगर आप सभी को याद हो क्वेश्चन तो आप सभी को लग रहा होगा कि यार ये तो प्रश्न काफी ज्यादा सरल है, क्या ऐसा प्रश्न पूछेगा? तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिए और ध्यान से अटेंड कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल आप सीखे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो गर्मी सहन के लिए रंग बदलता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण देना है, यहाँ पर आपसे से पूछा गया है कि गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण दे। तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? यानी कि सारे मिलकर के किसके प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। किस पर कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? जब हम लोग तेल की बूंद को पानी पर डालते हैं ना, आप लोग भी ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा या अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस क्लास के बाद, कि जब भी हम लोग पानी पर ना क्या करते हैं कि तेल की बूंद को डालते हैं तो पानी क्या होती है ना, फैलने लगती है। तो इसमें कारण क्या होता है? इसमें जो कारण होता है, जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है ना अधिक होता है। जो जल का पृष्ठीय तनाव होता है वो अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है कि तेल जो होता है उसकी बूंदें जो होती है पानी पर पड़ती हैं, क्या होती है, होने लगती है, फैलने लगती है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है। एंड अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया जाए तो आपके पास क्लास सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? यानी कि जो भी द्रव होता है, द्रव की बात करें जब पानी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, तो उसका जो बूंद होता है ना, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, उसका जो बूंद होता है वो क्या होता है, गोलाकार ही होता है, चिपटा उपटा नहीं होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो चिपटा नहीं, वो सिर्फ गोलाकार ही होता है। आखिर क्यों होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण से क्या होते हैं, ये सारे गोलाकार के रूप आकार ले लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत बनाने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? यानी कि जब हम लोग पहाड़ पर रहते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जल जो होता है ना कम तापमान पर भी उबलने लगता है। इसका कारण है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण से वहां पर जल कम तापमान पर भी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है कि फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो कि मिश्र धातु का बना होता है, टीन और सीसा का बना होता है। किसका मिलकर के बना होता है? तो टीन और सीसा का मिलकर के बना होता है। तो अगला प्रश्न है कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है? जो बादल होता है वायुमंडल में क्यों तैरता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण ये क्या करते हैं कि वहां पर तैरते हुए नजर आते हैं बादल जो होते हैं वायुमंडल में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? मात्र 2 ऊतक कौन है जो कि खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाखून और कर्निया हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है
कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो द्रव की वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि तोलन लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपकेंद्रण पर कार्य करता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी होता है। विटामिन बी1 कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है। तो अभ्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न सबसे पहले प्रकाश की गति किसने मापा था। यानी कि सबसे पहले प्रकाश की गति को मापने वाले की बात किया जाए तो रोमर। अगला प्रश्न साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है ना। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे ताकि गिरने से बच सके ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 25 नंबर है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। तो 3 होते प्रोटियम ट्यूरेनियम और ट्रिटियम। अगला प्रश्न भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो बीज होता है। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया है। तो इंदिरा गांधी ने दी थी। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो भारत में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया ली गिलार्ड हो जाएंगी। अगला प्रश्न सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो बेंजीन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव थी। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है। तो नियंत्रित विखंडन होता है। अगला प्रश्न केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्था भारत में कहाँ पर है। तो आपसी के लेह में हो जाएगा। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। तो शुंग काल में हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो कॉपर सल्फेट है। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो जिंक ब्लेड से होता है। चलिए अगला प्रश्न कि बॉल पेन का आविष्कार जॉन बोर्ड्स ने किया था। बॉन्ड ने। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो फिजी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और आप सभी के रेलवे आरपीएफ से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्लास को अपलोड किया गया है जिसमें आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर भी अपलोड किया गया है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर के इस चैनल के ऊपर आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।